Hello everyone. Today is our topic what is executive and how many type of executive. कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने लेजिस्लेचर पे डिस्कस करा है, तो इसके पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा कि कानून लेजिस्लेचर में बनते हैं और उसको पूरी तरीके से देश में इम्प्लीमेंट या लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है देश की। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या होती है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट या पावर ऑफ द स्टेट कंट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में जो गवर्नमेंट की पावर होती है या स्टेट की पावर कह सकते हैं, कंट्री की पावर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है लेजिस्लेचर, सबसे फर्स्ट, सेकंड होती है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होती है ज्यूडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना देश के लिए, ठीक है ना, रूल्स और रेगुलेशन को बनाना, कानून बनाना, लॉ फॉर्म करना। तो लेजिस्लेचर कानून बना देती है और उसको बनाए हुए कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको देश में लागू करवाने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। उसको कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य करवाने वाली एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या संस्था। लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका, विधान मतलब कानून, जहां कानून बन रहे हैं। तो लेजिस्लेचर देश के लिए कानून बनाएगी और उसके बाद उसी कानून को इम्प्लीमेंट करवाना या उस कानून के अकॉर्डिंग देश में काम करवाना या आगे उस कानून को अकॉर्डिंग उस कानून के अनुसार देश में कह सकते हैं अलग अलग कह सकते हैं वर्क करवाना, यह काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। इसलिए इसको कहते हैं कार्यपालिका, कार्य करवाने वाली संस्था। थर्ड होती है ज्यूडिशरी। देखिए, ज्यूडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। अब लेजिस्लेचर बनाती है कानून, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून के अकॉर्डिंग देश में नीतियां या पॉलिसियां फॉलो करवा देना या उस कानून को ही देश में लागू करवा देना। और ज्यूडिशरी का काम यह होता है कि अगर लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उसके बाद कोई विवाद होता है, लोगों के किसी मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उसका फाइनल फैसला ज्यूडिशरी करती है कि उस कानून को देश में लागू करवाना है या नहीं करवाना। तो लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करवाएगी, लेकिन उस कानून को लागू करवाने के पहले ही ज्यूडिशरी उस कानून को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल कर लेती है कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या किसी के कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं होगा या देश में कहीं कोई कह सकते रिवोल्ट ना हो जाए या हड़ताल ना हो जाए या दंगे फसाद ना हो जाए। तो ये सब ज्यूडिशरी पहले ही देख लेती है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है ताकि अब आप इस कानून को देश में लागू करवाइए। जब ज्यूडिशरी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ इस कानून को लागू करवाने से या इस कानून को देश में अगर इंप्लीमेंट करवा दिया जाए तो किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब फाइनली वो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव में चला जाता है और एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करवा देती है या उस कानून के अकॉर्डिंग देश में काम करवाती है। तो अब नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। अब यहां तक एग्जीक्यूटिव तो समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार वो देखते हैं व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव मैंने बताया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का या ऑर्गन होता है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग देश में अपनी नीतियां आगे बढ़ाता है या अपनी पॉलिसियां फॉलो करवाता है। लेजिस्लेचर ने बना दिया है कानून, अब उस कानून को कैसे लागू करना है, क्या लागू करना है, उस कानून के अकॉर्डिंग किस तरह से देश में काम करवाना है, वह एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, देखिए यहां पे एक चीज याद रखना कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल। किसकी? प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल आती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो अपनी काउंसिल बनाता है जिसमें वो बहुत सारे मिनिस्टरों को रखते हैं। तो ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में क्योंकि मेन इनका काम रहता है किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मिनिस्ट्री, यही देश में लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को लागू करवाते हैं। तो ये होती है पूरी एग्जीक्यूटिव,
ठीक है। और इसके बाद एक और एग्जीक्यूटिव होती है। देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव मैंने बताई है ना आपको कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की काउंसिल है, ये 5 साल के लिए आते हैं ओनली। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में ये सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है ना। 5 साल बाद वापस नए इलेक्शन होंगे तो वापस कोई दूसरे प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कोई दूसरे प्रधान राष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है। तो नई एग्जीक्यूटिव बन जाएगी। तो इसको कहते हैं कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होती है, लेकिन हाँ ये काम मेन करवाती हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, डीएसपी है, अपर कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाती है। क्योंकि देखिए ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी काउंसिल, ये तो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल बाद चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव जरूर है, कार्यपालिका में जरूर आएंगे और मेन कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है ना। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन रहेगी, जैसे आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीएसपी और नीचे के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम और रूल्स और कानून के अकॉर्डिंग अपने अपने डिपार्टमेंटों में काम करवाते हैं और फाइनली वही काम करवाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। तो कार्यपालिका में तो कहीं ना कहीं सभी आ जाता है, गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं जो गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग देश में कहीं ना कहीं उस कानून को फॉलो करवाने का काम कर रहा है और या उस कानून के अकॉर्डिंग देश में अलग अलग पॉलिसियों को फॉलो करवा रहे हैं। बहुत से गवर्नमेंट विभाग आपने देखा होगा कि नई नई पॉलिसियों को देश में लागू करवाते हैं, तो वो भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे, कार्यपालिका में। तो ऐसा नहीं है कि वो कार्यपालिका में नहीं आएंगे, वो भी कार्यपालिका में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी समझा। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कि कार्यपालिका भी क्या अलग अलग प्रकार की होती है। तो हाँ, कार्यपालिका अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग टाइप्स की होती है। मेन इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप की कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, वो देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट आ रहा है ए सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। ए सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, इसका मतलब यह हुआ सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। हिंदी में होगा ये सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अब ये क्या होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ये होता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले समझिए सिस्टम बेस्ड। इस कार्यपालिका में पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब कार्यपालिका अकेली नहीं होती है, सिंगल कोई व्यक्ति नहीं होता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में। मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल रहेगी। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है कि ये सब मिलकर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है ना। इसी को कहेंगे सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। लेकिन लीडरशिप इनकी रहेगी, सबकी मिलीजुली कहीं ना कहीं लीडरशिप रहती है। अब इसमें आता है फर्स्ट, इसमें भी 2 आते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और दूसरी होती है सेमी प्रेसिडेंशियल। अब इसको समझना है, फर्स्ट में आएंगे 2, एक पार्लियामेंट्री आएगा, इसको बोलेंगे संसदीय कार्यपालिका, ठीक है। और दूसरी होती है सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, ठीक है। अब ये क्या होती है इनको समझना है और ये भी समझेंगे कि इंडिया में किस तरह की कार्यपालिका है। फर्स्ट हम समझते हैं पार्लियामेंट्री, या इसको हम पूरी तरह से बोलेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन समझ लेना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे संसदीय कार्यपालिका, ठीक है ना। अब इसमें यह समझना है कि इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। इसमें गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्या है गवर्नमेंट का हेड, देखिए वैसे तो कंट्री में 2 तरह के कह सकते हैं हेड होते हैं, यहां यह समझना है कि गवर्नमेंट के हेड से क्या मतलब है। तो इलेक्शन जब होते हैं ना, तो इलेक्शन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी का कोई एक लीडर होता है जिसको सारे पार्टी के मेंबर मिलकर अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। तो मेन पावर किसके हाथ में रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, और वो किसका हेड हो जाएगा, गवर्नमेंट का हेड। गवर्नमेंट मतलब वो पार्टी जो सबसे ज्यादा वोट से जीतकर आई है और उसी पार्टी का एक मेन लीडर रहेगा और वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, यानी प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो गवर्नमेंट का लीडर कौन हो जाएगा, हेड कौन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही देश के सारे मेजर डिसीजन लेगा। ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है
कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहेगा, लेकिन जो सरकार चलाने का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इलेक्ट होके आए, लोगों ने उसको चुना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री होता है उसको लोग चुनते हैं, ठीक है ना। लोग वोट देते हैं, तब वो पार्टी जीतती है और उसी पार्टी का मेन लीडर प्रधानमंत्री बन जाता है। इसलिए मेन पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, सारे मेजर डिसीजन प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं और कहीं ना कहीं वही देश को चलाता है। आपने इंडिया में देखा होगा कि हर मामले में आप प्रधानमंत्री को आगे होते हुए देखेंगे। क्यों होता है प्रधानमंत्री आगे? इसका मतलब यह है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। यहीं से समझ में आ रहा है कि जिस भी कंट्री में मेन पावर प्रधानमंत्री के हाथ में हो जाएगी, वही सारे मेजर डिसीजन लेने लगेगा अपनी काउंसिल के सपोर्ट से, ठीक है ना, अपने मिनिस्टरों के सपोर्ट से। उस कंट्री में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होगी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और वही देश चलाएगा, ठीक है ना। सारे मेजर डिसीजन वही लेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे करना है, सारे मेजर डिसीजन प्रधानमंत्री और उसकी एग्जीक्यूटिव के पास ही होते हैं, ठीक है। तो यहां यह समझना है कि जो गवर्नमेंट का, सरकार का हेड कौन होगा, देश कौन चला रहा है, वो होगा प्रधानमंत्री, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है। जब लोगों ने चुना है तो उसको कोई हटा भी नहीं सकता, इसलिए मेन पावर उसके हाथ में आ जाती है, तब प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। समझ लिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सरकार का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसका मतलब देश कौन चलाएगा? प्रधानमंत्री चलाएगा। दूसरा होता है प्रधानमंत्री होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? इसमें है ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। देखिए मैंने बता दिया है कि वो उस पार्टी का, देखिए बहुत सारी पार्टी होती है इलेक्शन में, आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां आपस में कंपटीशन करती हैं कि कौन जीतेगी। तो हर पार्टी का एक कोई लीडर भी होता है, जिसमें वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं उस पार्टी के मेंबर कि अगर हमारी पार्टी सबसे ज्यादा वोट से जीतती है तो हमारी पार्टी का मेन लीडर कौन रहेगा और वही लीडर हमारी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये सब पहले ही डिस्कस कर लेते हैं वो। तब प्रधानमंत्री हमेशा वही पर्सन बनता है जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। देखिए बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन हो रहा है, उसमें कॉम्पीट कर रही हैं। जिस पार्टी को टोटल लोकसभा में सीट कितनी होती हैं? 545 सीटें होती हैं, ठीक है ना। तो उन 545 सीटों में से 270 या 270 से अबव सीट जिस पार्टी को मिल जाती हैं, वो पार्टी कहते हैं पूरी मेजोरिटी के साथ जीत गई है, ठीक है ना। 545 में से 270 सीट जिस पार्टी को मिल जाती है, माना जाता है वो पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ यानी बहुमत के साथ जीत गई है। तो जब कोई भी एक पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत जाती है, तो मैंने बताया कि हर पार्टी का कोई एक लीडर होता है। तो जो पार्टी जीत जाएगी उस पार्टी का भी तो कोई एक लीडर होगा। तो जो लीडर होगा ना, वही लीडर प्रधानमंत्री बन जाएगा और वही कहलाएगा गवर्नमेंट का हेड कहलाता है। और उसी प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी पावर कहीं ना कहीं आ जाती है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री होगा, सरकार का हेड होगा, ठीक है ना। सरकार का वो सरकार जो देश में रूल कर रही है, शासन चला रही है, नियम कायदे कानून जो लेजिस्लेचर बनाती है उसके अकॉर्डिंग देश में काम करती है, ठीक है ना, वो होगी गवर्नमेंट। सरकार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेजोरिटी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इन लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी पार्टी का मेन लीडर प्रधानमंत्री बन जाता है सबको सपोर्ट से, यहाँ ही। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसलिए इंडिया में जो मेजोरिटी पार्टी है उसके आप समझ सकते हैं अभी हाल ही में कौन प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको पूरी तरीके से मेजोरिटी है भी सही पार्लियामेंट में, क्योंकि वो पूरे 270 से अबव कह सकते हैं सीटें जीत कर आए हैं, या चुन कह सकते हैं इलेक्ट होके आए लोगों से, तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी का लीडर बन जाता है। अब ही इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि ठीक है वो देश में चला रहा है, वो रूल कर रहा है, और जो जीती हुई पार्टी रहती है उसका जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन ये क्या, ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए जो जीती हुई पार्टी होती है उसमें कोई एक मेंबर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो जो लेजिस्लेचर बनती है ना कहीं जो कानून बनाने वाला ऑर्गन से देश का, वो जो बनता है ना, वो भी इसी जीती हुई पार्टी के मेंबरों से बनता है। यहाँ समझना है कि जो मेजोरिटी पार्टी के मेंबर होते हैं, जो बहुमत वाली पार्टी के मेंबर होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं और जो जीत कर पार्लियामेंट में गए हैं, वही लोग मिलकर लेजिस्लेचर का पार्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। वही लेजिस्लेचर का पार्ट कहलाएंगे, और लेजिस्लेचर वही होता है कानून बनाने वाला ऑर्गन्स, ठीक है ना।
और वही लोग मिलकर फिर अपना एक प्रधानमंत्री बना लेंगे और प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल बना लेता है। प्रधानमंत्री अकेला नहीं होता, वो अपनी काउंसिल के सपोर्ट से काम करता है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने वाला ऑर्गन से, वो उसी पार्टी के लोग तो कानून बना रहे हैं जो पार्टी जीत कर गई है। तो बिल्कुल सही है, उसी पार्टी के लोग कानून भी बनाते हैं और उसी पार्टी के लोग उस कानून के को कह सकते हैं पूरी तरीके से देश में लागू करवाने का काम भी करते हैं। तो यहाँ ये चीज भी समझने वाली है कि कानून भी वही लोग बना रहे हैं जो जीती हुई पार्टी है, जो मेजोरिटी में गई है कह सकते हैं पार्लियामेंट में, और एग्जीक्यूटिव में भी कहीं ना कहीं वही मेंबर जाके बैठ जाते हैं जो लेकिन देखिए एग्जीक्यूटिव में जो होते हैं ना, जो मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री के, वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और जो लेजिस्लेचर होती है इसमें टोटल 545 मेंबर होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कानून बनाने वाले भी वही लोग हैं और उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने वाले भी वही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो कुछ भी कानून बना लेंगे और उस कानून के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो एग्जीक्यूटिव में कम पर्सन होते हैं और जो लेजिस्लेचर में होते हैं टोटल 545 मेंबर होते हैं। और एग्जीक्यूटिव में आप कितने मेंबर बोल सकते हैं, 55 मेंबर ही होते हैं। और लेजिस्लेचर में तो बहुत सारी पार्टियों के मेंबर होते हैं, क्योंकि 270 सीट उस पार्टी को मिल गई जो जीत गई, लेकिन बाकी की भी तो सीटें 545 सीटें हैं, तो बहुत सारी पार्टियों के मिले जुले मेंबर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव होती है, मैंने आपको बताया है एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और उसकी काउंसिल आते हैं। तो जो प्रधानमंत्री और जो काउंसिल होती है ना, वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना। उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, उस कानून के अकॉर्डिंग काम कौन करवा रहा है, प्रधानमंत्री करवा रहा है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री तो करवा रहा है। तो प्रधानमंत्री को लेजिस्लेचर में जवाब भी देना पड़ता है कि हमने जो कानून बनाया है, क्या आप उस कानून को सही तरीके से देश में लागू करवा रहे हैं, क्या किसी से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही, या आप जो अपने तरीके से काम करवा रहे हैं क्या उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है, क्या उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल को जब लेजिस्लेचर में जवाब देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, तो वो दबाव में भी रहेंगे और वो देश के लिए अच्छे से अच्छा वर्क भी करेंगे। क्योंकि लेजिस्लेचर जब चाहे तब प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल को एक नो कॉन्फिडेंट मोशन का प्रपोजल लाके हटा भी सकती है। यह भी प्रपोजल होता है कि अगर लेजिस्लेचर को ऐसा लगने लगता है कि प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल इस तरह से काम नहीं कर रही है, उसमें करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या लोगों को पूरी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, उनको राइट्स नहीं मिल रहा है, तो लेजिस्लेचर अपनी ही गवर्नमेंट के प्रति या अपनी ही गवर्नमेंट पे एक नो कॉन्फिडेंट मोशन या अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं लाके उस पूरी तरीके से मिनिस्ट्री को खत्म कर सकती है, जिसमें माना जाता है प्रधानमंत्री भी हट जाएगा और उसकी मिनिस्ट्री भी हट जाएगी। तो प्रधानमंत्री को हटाने का काम भी लेजिस्लेचर कर सकती है। अब यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि लेजिस्लेचर तो वही है ना, उसी पार्टी के लोग जब लेजिस्लेचर में बैठते हैं, जो पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री होता है, तो अपने ही लीडर को क्यों हटाएंगे। बिल्कुल सही है, वो अपने ही लीडर को क्यों हटाएंगे, यहाँ समझने वाली बात है। लेकिन देखिए इसमें भी पार्टी है, तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश के लिए अच्छे से अच्छा काम हो। वो कोई भी प्रधानमंत्री अब अगर कोई जोर जबरदस्ती करने लगता है या उसकी काउंसिल कोई गलत निर्णय को पास करने लगती है, तो लेजिस्लेचर में कोई एक तो नहीं है ना, सबकी ये ग्रुपिंग तो नहीं है कि हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, कोई भी कानून बना देंगे। तो उनको ये रहता है कि जब तक प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल, भले वो उसी पार्टी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में रहते हैं, वो उनको हटा भी सकती है। तो मेन पावर तो लेजिस्लेचर के हाथ में आ जाएगी कि हमने जो कानून बनाया आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करवाना है, अदरवाइज हम नो कॉन्फिडेंट मोशन ले आएंगे, आपको हटा देंगे। और प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल भी जो रहती है वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में रहती है। इसी तरह से प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो भी प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को भी कहीं ना कहीं हटा सकती है नो कॉन्फिडेंट मोशन लाके। तो एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर माना जाता है कंट्रोल कर लेती है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुड़ी हुई होती है, ऐड होती है। कैसे, मैंने बता दिया, क्योंकि जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वहीं कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हो जाते हैं, लेकिन सारे मेंबर नहीं होते हैं। लेजिस्लेचर में मैंने बताया बहुत सारे मेंबर होते हैं, 545। और जो काउंसिल होती है उसमें तो कितने मेंबर होंगे, 55 मेंबर ही होते हैं। कह सकते हैं जो लेजिस्लेचर का टोटल 10% होता है मिनिस्ट्री में, तो 50 या 55 मेंबर होंगे। तो वह 55 मेंबर अगर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, तो लेजिस्लेचर में तो बहुत सारे मेंबर हैं यार, 545 है, वो बिल्कुल उनको हटा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, अगर एग्जीक्यूटिव अपने कह सकते हैं कोई गलत तरीके से वर्क करेगी, तो लेजिस्लेचर पे भी प्रेशर आता है, वो हटा रख सकती है। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है और उसकी काउंसिल जो प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव में आती है। यह समझना, एग्जीक्यूटिव में फिर मैं बताता हूं कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल।
ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ये मेन होती है जो देश में कह सकते हैं काम करवाती है, और अगर वो मनमानी करने लगती है तो उसका जवाब उनको लेजिस्लेचर में देना पड़ता है, पार्लियामेंट में देना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब देते हैं। नहीं तो देख लीजिए ना, न्यूज चैनलों पे, टीवी में बहुत सारे चैनलों पे दिखाया जाता है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। सब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करवा रहे हैं, आप तो करप्शन फैला रहे हैं देश में, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सब जवाब देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट के हेड, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब इसी में दी हेड ऑफ द स्टेट, देखिए हेड दो होंगे, कोई भी कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं दो हेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मैंने बता दिया। इधर आप देखिए एक चीज कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का हेड होता है प्रधानमंत्री, जो इलेक्ट होके आता है, जिसको लोग सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी का मेन लीडर प्रधानमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री तो गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा हेड भी होता है जिसे कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं या हेड ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं। तो देश का भी तो कोई हेड होना चाहिए, क्योंकि संविधान में ये दिया हुआ है कि एक तो सरकार का हेड होगा, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट का हेड होगा, जो मेजोरिटी पार्टी का बन जाएगा, लेकिन देश का भी तो कोई हेड होना चाहिए। तो देश का कौन हेड होगा? देखिए इसमें दो, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो भी हम समझ रहे हैं इसमें दो होते हैं। या तो किंग यानी राजा हेड होगा, ठीक है ना। कैसे होगा? अगर मोनार्की, इफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगर उस देश का, किसी भी देश का, अगर संविधान में ये लिखा हुआ है कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, तो वहां पे देश का हेड राजा हो जाएगा। इसका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई एक राजा होगा, तो वहां का क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम हो गया। वहां पे दिया हुआ है कि हमारे देश का एक राजा होगा, इसलिए वहां पे राजा या रानी आज भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि राजा या रानी है तो ये पहले वाली पावर नहीं है जो बहुत सालों पहले राजा और रानी की पावर हुआ करती थी, वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। वो सिर्फ एक नाम मात्र के राजा हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है। पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है जो देश चला रहा है, ठीक है। तो मेन राजा रहेगा, रानी भी हो सकती है, अगर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि वहां का जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजतंत्र है, तो कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट राजा हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी होती हैं प्रधानमंत्री के भी ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में पावर नहीं होती, वे सिर्फ नाम मात्र के कह सकते हैं रूलर होते हैं। प्रेसिडेंट का होगा इफ स्टेट इज पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। इस प्रेसिडेंट तब हो जाएगा, राष्ट्रपति तब हो जाएगा जब वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री रिपब्लिक यानी संसदीय गणतंत्र है। तो देखिए यहां पे समझना है कि भारत में प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पे राजा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये दिया हुआ नहीं है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, हमारे देश में संवैधानिक राजतंत्र है। हमारे देश में साफ तौर पर दिया हुआ है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, संसदीय गणतंत्र है। यहाँ पे लोग ऐसे नहीं बन जाएंगे, कोई राजा नहीं रहेगा, कोई रानी नहीं रहेगी। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जाके वहां पे प्रधानमंत्री बन जाएगा और वही जाके वहां पे प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, ठीक है ना, हमारे देश में प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट जनता नहीं करती है, यहां समझना है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता इलेक्ट करती है, ठीक है ना, यानी इंडिया में प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता इलेक्ट करेगी। इलेक्ट मतलब बहुत सारे रहेंगे, उनमें से एक को इलेक्ट करेगी, ठीक है ना। लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्ट जनता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के मेंबर ही कह सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होगा हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, संसदीय गणतंत्र। और मैंने बता दिया है कि जिस संविधान में लिखा होगा संसदीय गणतंत्र, उस देश में प्रेसिडेंट होगा हेड ऑफ द स्टेट। इसलिए इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। लेकिन बात वही आ गई, इनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती है, मेन पावर प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है, क्योंकि वही कह सकते हैं जनता के द्वारा सिलेक्ट होके या इलेक्ट होके, आप कह सकते हैं इलेक्ट होके जा रहे हैं और उसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वास्तविक जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का समझ में आ गया होगा कि जिस भी देश में साफ दिया हुआ है कि वो देश संवैधानिक राजतंत्र है, वहां का हेड ऑफ स्टेट राजा हो जाएगा, और जहां पे दिया हुआ है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, संसदीय गणतंत्र, वहां का हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? राष्ट्रपति, क्योंकि इंडिया का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ दिया हुआ है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है हमारा देश, ठीक है ना। संसदीय गणतंत्र, ये संवैधानिक गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब इलेक्शन होंगे, इलेक्ट होके मेंबर वहां पे जाएंगे, इस तरह से। तो ये हो गई पूरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये ही है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिस तरह से काम होते हैं। दूसरी आ जाती है इसमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझना। अब ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? अब ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन पद्धति या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये समझना है कि हैज द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट। देखिए यहां पे भी क्या होता है, प्रेसिडेंट कहलाता है हेड ऑफ स्टेट। हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है लेकिन उसके हाथ में ज्यादा पावर नहीं है। यहाँ ये समझना है कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल रशिया मान लीजिए, आप फ्रांस मान लीजिए इसका, क्योंकि रशिया और फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है ना। हेड ऑफ स्टेट तो हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंस समझना है कि वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जनता चुनती है। डायरेक्ट जनता मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब डायरेक्ट लोग, उस देश के आम पब्लिक वोट डालने जा रही है प्रेसिडेंट के चुनाव में, और प्रेसिडेंट चुन के आता है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमारे इंडिया में इसलिए पावरफुल नहीं होता क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, मैंने बता दिया, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। क्योंकि हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, उसको लोग चुन नहीं रहे, जिसको लोग नहीं चुनेंगे उसके हाथ में पावर नहीं होगी। हमारे इंडिया में लोग किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसलिए उसके हाथ में ज्यादा पावर होती है। तो यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट ही रहेगा। हमारे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन पावर उसके हाथ में ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने नहीं चुना है, ठीक है ना। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट रहेगा, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट रहेगा क्योंकि उसको लोगों ने चुना है, लोगों ने उसके इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है। दूसरा रहेगा हैज ए प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी वही, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। तो क्या डिफरेंस होता है? लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट जनता उसमें पार्टिसिपेशन करती है, डायरेक्ट लोग उसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग चुनते हैं, और प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। जिसको भी वो चाहता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना लेता है, और फिर उस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से या उस प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से उसकी काउंसिल बना देता है। समझने वाली बात ये कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट जाता है, जनता चुनती है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता चुनती है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं। फिर प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर रखता है, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से उसकी काउंसिल बनाता है। यहां ये समझने वाली बात है। और फिर आगे है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यहाँ पे ये भी सेम डिफरेंस है हमारे इंडिया जैसा, क्योंकि हमारे इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदार है, उसको रिस्पॉन्सिबल है, उनको जवाब देना पड़ता है कि प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है और उसकी काउंसिल क्या काम कर रही है, जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर को। तो ये भी वही हो गया सेम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे जैसा ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है कि देखिए हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट रहेगा हमारा, इनका भी प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट जनता चुनती है। डायरेक्ट जनता ने चुना तो प्रेसिडेंट पावरफुल हो गया। हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, और राष्ट्रपति फिर उसी प्रधानमंत्री की या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से या जो भी वो कहेगा उससे उसकी काउंसिल बना देगा, और वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कि आप गवर्नमेंट के हेड हैं तो आप कहीं ना कहीं देश चलाएं, लेकिन आपको लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ेगा आप देश कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। तो ये चीज फर्क हो जाता है, डिफरेंस आई थिंक आप थोड़े समझ गए होंगे। अगर कंफ्यूजन हो तो बार बार वीडियो देखें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझना, तो कंफ्यूजन हो तो 2-4 बार स्किप करके बार बार
देख लें तो पूरा कंफ्यूजन निकल जाएगा आपका। तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसकी काउंसिल बन जाएगी, लेकिन वो भी जैसे हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल, लेजिस्लेचर जो विधान पालिका होती है उसको जवाबदेह होती है, उसको जवाब देना पड़ता है, तो ये भी जवाब देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज, एक चीज और समझना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जनता ने चुना है, प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री को चुना है और प्रधानमंत्री के सपोर्ट से उसकी काउंसिल बनाई है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल को हटा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज भी समझना है कि प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल को एक तो लेजिस्लेचर को भी जवाब देना है, दूसरा राष्ट्रपति को भी जवाब देना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है जनता से, तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर को जवाब देता है, राष्ट्रपति को जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल इंडिया में प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति का यह काम रहता है कि प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल के सपोर्ट से काम करता है ये। तो यहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं आया, राष्ट्रपति नहीं रखा है, राष्ट्रपति ने उसकी काउंसिल को भी बनाया, तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को जवाब भी देना पड़ता है और लेजिस्लेचर को भी जवाब देना पड़ता है। तो दो जगह जवाब इनको देना पड़ता है, दो जगह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समझने वाली बात है कि प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होगा, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यह भी होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है ना, उसको कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के अंडर में काम करना पड़ता है। मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाला जो ऑर्गन से गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करेगा। नहीं तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को भी हटा सकता है। बहुत बड़ी चीज होती है, इसको ध्यान से सुनना कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को भी हटा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। यानी कि चाहे तो प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग कानून बनवा सकता है, जो कानून उसे बनवाना है। तो कितना पावरफुल हो गया सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कितना पावरफुल हो जाता है कि वो चाहे तो लेजिस्लेचर को भी हटा सकता है और नए इलेक्शन को डिक्लेरेशन कर सकता है कि नए इलेक्शन की घोषणा कर देगा। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर तो प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम कर रही है। जो प्रेसिडेंट कहेगा वो लेजिस्लेचर को मान सकते हैं हम, कानून बनाना ही पड़ जाएगा। अदरवाइज प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को भी हटा सकता है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कानून बनवा लेगा। कानून जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बनवा लिया उनको इंप्लीमेंट करवा दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर पावरफुल काफी होगा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। ये दूसरा आ जाता है सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप में एकल व्यक्ति के नेतृत्व वाली। देखिए इसमें भी एक सिस्टम तो होता है, ऐसा नहीं है सिस्टम नहीं होता है, सिस्टम तो पूरा होगा। लेकिन इंडिविजुअल लीडरशिप का मतलब है कि एक अकेले व्यक्ति के हाथ में पूरी लीडरशिप रहेगी, पूरा एक अकेला पर्सन रहेगा, कोई भी एक रहेगा, वो पूरी तरीके से कंट्री को मैनेज करेगा। देखते हैं ये क्या होता है। ये होती है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षात्मक शासन पद्धति या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होगा प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। इसमें भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। प्रेसिडेंट तो हर जगह हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ही इज आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है कि ये हेड ऑफ स्टेट भी होगा और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा ना वो डायरेक्ट जनता करेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लो यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, डायरेक्ट वहां के लोग चुनते हैं अपने राष्ट्रपति को, और जो इस राष्ट्रपति को वो चुनते हैं वो हेड ऑफ स्टेट भी कहलाता है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाता है। मतलब वही देश का राज कह सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड है, और वही गवर्नमेंट का हेड भी है। मतलब देश भी वही चलाएगा और देश का हेड भी वही होगा। मतलब दोनों पावर इसके हाथ में आ गई। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें दोनों पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है कि वही देश का हेड भी होगा। देखिए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, ही इज आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट का हेड भी होगा। मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं वही चला रहा है, मेजर डिसीजन भी वही लेगा। इसलिए आप यूएस में हर जगह प्रेसिडेंट को या वहां के राष्ट्रपति को आगे होते हुए देखेंगे, वही सब कुछ करते हैं। आप देख सकते हैं हर जगह यूएस के प्रेसिडेंट ही आगे होते हैं, वही सारे मेजर डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि वो क्या है, लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है ना भैया, लोगों ने उनको सिलेक्ट करके सबसे ज्यादा वोट दिए तब तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो उनको कौन हटा सकता है, जिसको लोग सिलेक्ट करके भेज रहे हैं,
तो कौन उसको हटा सकता है? तो प्रेसिडेंट गए हैं और वही गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ही इज आल्सो हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो तो और पावरफुल हो गया। और जहां पे ये चीज और समझ, द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। डायरेक्ट इलेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट इलेक्शन होगा जिसमें लोग जाएंगे, वोट डालेंगे और जिनको उनको वोट देना होगा उसको देंगे, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाएगा या वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि जिसमें डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेशन होता है, इनडायरेक्ट में लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है। और ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और ये अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का जवाब भी नहीं देखा। देखिए यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी ये बात है, ये समझना कि ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, मतलब जो कानून बनाने वाला जो ऑर्गन से देश का, उसको जवाब भी नहीं देगा। तो ये तो समझने वाली चीज है। यहाँ पे ये चीज हो जाती है, लेजिस्लेचर का काम ये हो जाता है कि कानून बनाना, अब उसको कैसे फॉलो करवाना है, क्या फॉलो करवाना है, ये काम पूरा होता है वहां पे प्रेसिडेंट का। तो और उसका जवाब भी नहीं देना। हमारे देश में तो भैया जवाब देना पड़ता है प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल को, लेकिन अमेरिका में तो प्रेसिडेंट जवाब भी नहीं देता लेजिस्लेचर को, ठीक है ना। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रेसिडेंट का काम ये है, वो बोल देता है आप कानून बना दो, उसको कैसे फॉलो करवाना है, क्या फॉलो करवाना है हम करवा देंगे, आप उसमें हमसे ना जवाब मांग सकते हैं ना हमको आपका जवाब देना। हमारे इंडिया में तो लेजिस्लेचर जवाब मांग सकती है, बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर कंट्रोल होता है। लेकिन अमेरिका में लेजिस्लेचर ना तो जवाब मांग सकती, ना प्रेसिडेंट जवाब देगा, कोई जवाब भी नहीं देगा। तो दोनों अलग अलग है, सेपरेट है यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अमेरिका में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि पावरफुल है, इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसको तो किसी को जवाब ही नहीं देना, और वही जन गवर्नमेंट का हेड भी हो गया है, वही हेड ऑफ स्टेट भी हो गया है, ठीक है। यहाँ तो ये इस तरह से पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडियां काम करती हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। इंडिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, संसदीय कह सकते हैं कार्यपालिका है, और ये हमने ब्रिटेन से लिए, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही तो इंडिपेंडेंट गेन की है, तो हमारे को जो कार्यपालिका रहेगी, कार्य करने की जो शक्ति रहेगी, वो भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट कर ली, कि ब्रिटेन में जैसी थी वैसी ले ली, क्योंकि हमको उस काम का कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर थे उनको एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तब हमने भी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट कर ली। अब यहाँ पे ये समझना, देयर आर टू लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है वो दो लेवल पे होती है। एक तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो कैसी होगी, सेंट्रल लेवल यूनियन लेवल पे जो होगी उसमें एक प्रेसिडेंट हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बार बार बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री अकेला नहीं होता है, वो अपनी पूरी मिनिस्ट्री के साथ वर्क करता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग चुनाव में जीत कर जाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल बनाता है, और उनको अलग अलग मंत्रालय डिवाइड कर दिए जाते हैं। किसी को एजुकेशन मंत्रालय देते हैं, किसी को कोल्स मंत्रालय देते हैं, किसी को पेट्रोलियम मंत्रालय देते हैं, किसी को नेचुरल गैस मंत्रालय देते हैं। फिर अलग अलग मंत्रालय में वो मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, और कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, उन सबका जवाब इनको लेजिस्लेचर में देना पड़ता है। तो जो एग्जीक्यूटिव होती है यूनियन लेवल की, यानी सेंट्रल लेवल के, उसमें राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उसकी परिषद रहेगी मंत्रियों की, ठीक है ना। और मैंने बताया कि ये 5 साल के लिए होती है, और जो परमानेंट रहेगी वो तो छोटे मोटे डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे आईएएस आईपीएस और जो अदर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं काम को करने में उनकी हेल्प करते हैं। दूसरी होती है इसी तरह की, स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव होती है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर किसी एक स्टेट के लिए कानून बनाती है, राज्य सरकार जिसको कहते हैं। तो जो स्टेट लेवल की कार्यपालिका रहेगी या एग्जीक्यूटिव रहेगी, उसमें कौन रहेगा, उसी में इसी तरह से गवर्नर रहेगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा। इसमें भी ये होगा कि जो हमने देखा है कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें हमने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव होने के बाद में जो पार्टी जीतती है, उसी पार्टी का मेन मेंबर जो होता है, लीडर होता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं। और वो चीफ मिनिस्टर जिस तरह से प्रधानमंत्री जीतने के बाद अपनी काउंसिल बनाता है सेंट्रल में, उसी तरह से स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी अपनी काउंसिल बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेट के मंत्रालय अलग अलग लोगों को डिवाइड करता है। तो प्रधानमंत्री सेंट्रल में काम करता है अपनी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, और जो चीफ मिनिस्टर होता है
मुख्यमंत्री वो स्टेट में काम करता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, ठीक है ना। और जो देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है ना, देश का हेड कहलाएगा। तो जितने भी काम प्रधानमंत्री कर रहा है, प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिका कर रही है, एग्जीक्यूटिव कर रही है, समझना है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल के। और जो स्टेट लेवल के जितने भी काम होते हैं जो मुख्यमंत्री कर रहा है और मुख्यमंत्री की काउंसिल कर रही है, वो गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि यही संविधान में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल जो भी काम करेगी उस पर फाइनली प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, तब वो काम पूरी तरह से इंप्लीमेंट देश में होते हैं। तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं कि भैया राष्ट्रपति कर रहा है, और जो स्टेट के काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब इसमें बस एक चीज और समझ लीजिए, बार बार इलेक्ट और सिलेक्ट शब्द वर्ड्स आता है ना, तो इलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट। देखिए इलेक्ट वो होता है, और हमेशा इलेक्शन में इलेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें मेंबर इलेक्ट ही होते हैं, ठीक है ना, उसमें सिलेक्ट नहीं होते। देखिए सिलेक्ट का मीनिंग ये हो जाता है कि बहुत सारी चीजों में से कोई एक आपने मनपसंद की चीज चुन ली है, ठीक है ना, आपको जो अच्छा लग रहा है आपने वो उठा लिया, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, तो वहां होता है सिलेक्ट करना। इलेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक चीज को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम सिलेक्शन क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में से कोई सी आपने एक चीज चुन लिया आपकी पसंद की, ठीक है ना। तो वहां पे जो इलेक्शन होते हैं ना, जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, सिलेक्ट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोग वोट डालने जाते हैं, तब जाके वो व्यक्ति वहां तक प्रधानमंत्री बनता है। तो वो क्या होगा, इलेक्ट हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग लोगों को वोट दिए हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट दिए गए हैं माना गया है कि वही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वही पार्टी वहां पर रूल करेगी। तो इलेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर जब आपसी सहमति से किसी एक चीज पर अपनी एक राय दे देते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाएगा इलेक्ट हुआ है, या वो चीज कहलाएगी इलेक्ट हुई है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से किसी एक चीज को चुन लेते हैं तो वो तो कहलाएगी सिलेक्ट हुए हैं। तो इलेक्शन में तो कभी सिलेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी के लीडर को वोट दिया है, किसी दूसरे ने किसी दूसरी पार्टी के लीडर को वोट दिया है, तो वहां पे सिलेक्ट नहीं हुए ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो प्रधानमंत्री के इस पार्टी को वोट दिया है तो मैंने तो सिलेक्ट किया है, आपके लिए वो सिलेक्ट किया हो जाएगा, लेकिन पूरी कंट्री का अगर नजरिया देखे जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 130 करोड़ लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाया है, ना कि आपने अकेले ने। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो आप कह दो कि मैंने तो सिलेक्ट किया है, लेकिन पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट हुआ है, इसलिए कहा जाता है इलेक्शन। यहाँ पे लोग इलेक्ट होते हैं ना कि सिलेक्ट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।